दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल साइट इंजीनियर हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ हाउ सीरीज। मतलब जब भी आप साइट पे जाओगे ये चीज़ें काफ़ी दिमाग में आएंगी, ये कैसे हो रहा है, हाउ मतलब कैसे, तो कैसे पॉसिबल हो रहा है ये चीज़ें। तो इसी पे आज 6-7 टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें आपकी डाउट्स क्लियर होंगे जब साइट पे भी जाओगे। और आपको ये पता भी होना चाहिए, इसमें से काफ़ी चीज़ें आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछी जाएंगी। तो कंप्लीट वीडियो देखना। फ्री इंटर्नशिप, फ्री वीडियो आप बोल सकते हो, फ्री प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप इसको बोल सकते हो। 30 मिनट लूँगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में आपको सिखा के जाने वाला हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है आज का कि मतलब जो आपका बार रहता है, अगर आप 16 mm का बार यूज़ करें और उसकी स्पेसिंग है 150 mm, अगर बार कम हो गया, मतलब 16 mm का बार नहीं रहा साइड पे, तो तुरंत आपको अगर यूज़ करना होगा इमरजेंसी में, 20 mm का बार आपको वहाँ अवेलेबल है, तो आप कितना स्पेसिंग उसको दोगे। तो वो मैं आज आपको बताऊँगा कि हम मतलब कैसे निकालते हैं कि अगर हमें दूसरे बार का डाया मतलब उसके स्पेसिंग निकालना हो, वो मैं आपको आज पूरा प्रोसीजर उसका बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और यही जो हमारे टॉपिक रहते हैं ये हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसको निकालते कैसे हैं उसका मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, हमारा डाया अगर 16 mm का बार हम यूज़ कर रहे हैं, उसका हमें स्पेसिंग भी दी हुआ 150 mm, तो हमें यूज़ करना है 20 mm का डाया। ठीक है, तो उसका स्पेसिंग कैसे निकालेंगे? सिंपल सा फंडा है ये, मतलब इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो उसका क्या फार्मूला रहता है, इंटरपोलेशन करते हैं हम D1 स्केयर, ये इसका स्केयर जो पुराना डाया होगा, डिवाइड बाय स्पेसिंग, इक्वल टू डी स्केयर, मतलब जो नया डाया आपको यूज करना है वो, डिवाइड बाय स्पेसिंग, मतलब जो आपको निकालनी है। ये आ गया। तो पुराना वाला डाया कौन सा हमारा 16, उसका स्केयर कर लेंगे डिवाइड बाय स्पेसिंग। फिर क्या करेंगे, डी और जो हमें नया डाया यूज करना है सरिये का 20, इनको उसका स्केयर और स्पेसिंग, ये आ गया। तो इसको हम क्लियर करेंगे, 256 इसका स्केयर करेंगे, इसका डिवाइड बाई ए, और 400 ए, और इसका जो डिवाइड करके क्या है हमारा 1.706, और ए 400 डिवाइड बाई ए। तो S2 हमारा कितना आ गया, इसको यहाँ ले आएंगे तो हमारा S2 मिल गया 234 mm आप स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको ये स्टील मतलब यूज़ करना है वहाँ पे 20 mm का, अगर 16 mm का ख़त्म नहीं है, जहाँ ऐसे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दूसरा फार्मूला भी सिंपल, अगर डायरेक्ट निकालना हो तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। S1 का सीधी स्पेसिंग डालोगे, आपका कितना स्पेसिंग है 150, D2 हमारा 20, और D1 आप उसको डिवाइड कर दोगे तो ये थोड़ा कम आता है स्पेसिंग इसमें लगभग 200 mm आएगा आपका। तो इस फार्मूले से इससे भी निकाल सकते हो। तो इजीली आप मतलब कहीं भी किसी बार का स्पेसिंग आप निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स जो आज का टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू फाइंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, मतलब एक फाउंडेशन है उसकी डेप्थ हम कैसे निकालते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि मतलब हमें किसी भी फाउंडेशन की डेप्थ चाहिए, तो पहले कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है कि हमें किस हिसाब से डेप्थ लेनी है। तो सबसे पहले रहता है टाइप ऑफ सॉइल, मतलब कौन सी सॉइल है, कोइजिव लेस है या कोइजिव सॉइल है, कौन सी सॉइल वहाँ है मौजूद है। तो दूसरा रहता है बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मतलब जो अलग सॉइल होगी, मतलब सबकी अपनी अपनी बेरिंग कैपेसिटी है, तो उस हिसाब पे भी डेप्थ उसकी डिपेंड करती है कि उसकी बेरिंग कैपेसिटी कैसी है सॉइल की। तीसरा आता है हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल लोड, मतलब उस पर लोड इन फ्यूचर कितना आने वाला है, क्या 2 मंजिल की बिल्डिंग है, 3 मंजिल की है, जहाँ 1 फ्लोर है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी डेप्थ कितनी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया। और अब भी है कि हमारी कितनी टाइप की फाउंडेशन होती है, ऐसे मेनली होती है एक होती है शैलो फाउंडेशन, और दूसरी होती है हमारी डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन तो चलो मतलब ये थंब रूल यहाँ एक उससे लिया हुआ है कि हमारी जो मिनिमम शैलो फाउंडेशन रहनी चाहिए वो कितनी रहनी चाहिए, 800 mm। ठीक है, 800 mm हमारी मिनिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितनी रहती है हमारी शैलो फाउंडेशन, 3 से 4 मीटर तक। ये हो गया। अभी जो डीप फाउंडेशन की कितनी डेप्थ होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मतलब डीप फाउंडेशन की डेप्थ निकालने के लिए एक फार्मूला रैंकिन फार्मूला है, रैंकिन ने फार्मूला दिया है निकालने का। तो उसमें क्या है, फार्मूला क्या है हमारा, D इक्वल टू P वाई डब्ल्यू ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा रैंकिन फार्मूला। मतलब इससे किसी भी कोई भी डीप फाउंडेशन होगी ना, उसकी हम डेप्थ इजीली निकाल सकते हैं। तो इसमें फार्मूला है क्या, हमें चाहिए क्या क्या, एक तो D आ गया हमारा जो हमें डेप्थ निकालनी है उसकी, P आ गया टोटल लोड ऑन द फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन पे इन फ्यूचर कितना लोड आने वाला है अगर स्ट्रक्चर का, ये एक कॉलम होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा। तो इस कॉलम अगर इसकी फाउंडेशन करनी है इस कॉलम की, तो इस कॉलम पे कितना लोड आने वाला है वो हमें लोड पता होना चाहिए। पहले वो लोड निकल जाएगा, वो डिज़ाइन बताऊंगा मैं कैसे हम
निकालेंगे स्लैब का कि कितना लोड है, डेड लोड आ गया, जहाँ लाइव लोड आ गया, जहाँ विंड लोड, जो भी लोड अभी उस पर आने वाला है वो मैं डिज़ाइन में बताऊंगा। लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ एक बार कि आगे हम एक लेट करके लोड लिया, ठीक है। तो W कितना आ गया हमारा, W क्या हो गया हमारा, यूनिट वेट ऑफ सॉइल एंड डेंसिटी, मतलब जो ये रहेगा वो यूनिट वेट रहेगा उसका, कि कैसी यूनिट वेट है सॉइल, वो डिपेंड करता है किस टाइप की सॉइल उस एरिया में है। और ये आ गया एंगल ऑफ रिपोज, मतलब एंगल ऑफ रिपोज की कोड में वैल्यू दी गई है, तो उधर से हम कर सकते हैं। तो अभी क्या है, अभी आ जाओ, एक एग्जांपल लिया मैंने कि कैसे आप मतलब डेप्थ निकालोगे अगर आपके पास लोड है। तो लोड कितना है हमारा, 40 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा P, जो मतलब ये वाला। और डेंसिटी ऑफ सॉइल कितनी है, 16 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, डेंसिटी W आ गई हमारी। ये डेंसिटी लोड तो हम निकाल लेंगे, मतलब जो स्ट्रक्चर होगा उसका लोड निकल जाएगा ऐसे डिज़ाइन के हिसाब से। जो डेंसिटी है वो मतलब सॉइल पे डिपेंड है और ये कोड पे दी रहती है। तो एंगल ऑफ रिपोज भी कोड पे, ये दो चीज़ें हमें उधर से मिल जाएंगी कोड से। तो कैसे निकालेंगे हम, D = P/W, ये हमारा फार्मूला आ गया सिंपल। तो D = लोड कितना है हमारा 40, तो 40 किलोन्यूटन, और डेंसिटी कितनी है 16, ये आ गया 1 - 2 साइन थीटा 20, मतलब ये थीटा कितना है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज कहाँ से लेंगे, ये ऐसे डिज़ाइन में दिया रहेगा मतलब उस पर कोड पे। तो ऐसे मैं बता देता हूँ, जो सैंड ड्राई मतलब होती है हमारी ड्राई सैंड, उसका एंगल ऑफ रिपोज कितना होता है 34 डिग्री, और जो वेट सैंड रहेगी उसका 45 डिग्री। और जो मतलब पानी से भरी होगी सैंड, मतलब बीच में पानी होगा उसके, तो उसको 15 से 30 के बीच हम ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है सॉइल पे, ठीक है। ये हो गया। अभी हमने वैल्यू पुट कर दी, जो इसको सोल्व करके जो आएगा हमारा कितना आया 600 मीटर, मतलब 600 mm। तो हमारी डेप्थ कितनी रहेगी फाउंडेशन के, अगर लोड ये है और डेंसिटी मतलब सॉइल इस टाइप की है और एंगुलर रिपोज ये है कि सॉइल सैंड ऐसी है, तो कितनी मिनिमम हमारी 600 mm डेप्थ मिनिमम उसकी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा ले सकते हो लेकिन 600 mm से कम उस फाउंडेशन की डेप्थ हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो सिंपल फार्मूला है, रैंकिन ने जो फार्मूला दिया है, सिंपल फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करोगे तो आप इजीली किसी भी फाउंडेशन की डेप्थ निकाल सकते हो। ये मतलब ऐसे तो आपको आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन दिया रहेगा किसी भी बिल्डिंग अगर कहीं काम कर रहे हो, लेकिन अगर घर की कंस्ट्रक्शन रहेगी तो आप अपने से भी डेप्थ निकाल सकते हो कि हमारी फाउंडेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये कन्वर्जेंस का टॉपिक है, मतलब जो साइड पे आपको यूज़ होगा जाके, मतलब जो छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन रहती हैं। अभी इंडिया में ये नॉर्थ में यूज़ किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान या वगैरह इस कंट्रीज़ में ये अभी भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो है A1 सूत, ये बहुतों को पता नहीं होगा, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कभी कभी ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 फीट से। सबको पता है 1 फीट किसके कितने mm होता है, 304.8 mm, मतलब 1 फीट इसके इक्वल हो गया। और 1 इंच जो होता है हमारा वो कितना होता है हमारा 25.4 mm, ठीक है। और 1 इंच इतना हो गया। और जो 1 इंच कितने सूत के बराबर होता है, 1 इंच होता है 8 सूत के बराबर। ये हमेशा याद रखना, मतलब क्वेश्चन में आपको इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है। 8 सूत के, ठीक है। तो अभी आ जाओ नीचे, 8 सूत जो हो गया, मतलब अगर 1 इंच कितने mm है 25.4 mm, ठीक है। और 1 इंच कितना है 8 सूत, तो मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 8 सूत इक्वल टू 25.4 mm, समझ गए, मतलब इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो अभी एक सूत कितना mm होता है, इससे इजीली हमारा निकल जाएगा, ठीक है। 8 यहां चला जाएगा नीचे इसके 24.5, तो 8 नीचे आ गया। तो 1 सूत कितने mm के इक्वल हो गया, 1 सूत हो गया हमारा 3.17 mm। तो एक सूत आपको अगर पूछा जाए तो मतलब एक सूत कितना होता है, वो हो गया हमारा 1 सूत इक्वल टू 3.175 mm, ठीक है। अभी आ जाओ हमारा, ये मैंने मतलब 1 इंच का वो बनाया जो अपने हमारे टेप पे या स्केल पे रहता है, 1 इंच का, यहां से लेके यहां तक हमारा कितना इंच है 1 इंच। ये 1 इंच आ गया, 2 इंच, और इसके बीच में वो जो दिखाया है वो कैसे, मतलब ठीक है। तो अभी क्या होता है कि मतलब कभी कभार आपकी जो ड्राइंग्स रहती हैं, जो मतलब छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन रहेंगी ना, उनमें ड्राइंग्स क्या रहता है, ऐसे दिया रहता है, मतलब 1.4 1.2, मतलब छोटे छोटे स्केल में दिया रहता है। तो 1/4 कितना mm हो गया हमारा, 1/4 हो गया 6.35 mm। ये मैं मतलब आपको अभी नेक्स्ट अभी ड्राइंग अगर मिलती है मेरे को कहीं छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन की, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वैसे कहाँ कैसे दिया रहता है उसमें। और 1/2 कितना हो गया
0.257। ये आया कैसे हमारा, ये आया हमारा, ये आ गया 1/8 माइनस 3.17 mm। ठीक है, ये जैसे ये हमारा 1 सूत का हो गया। तो अगर मतलब 1/4 निकालना है तो यहाँ इक्वल है इसके, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से भी 2 में, ये 1/4 हो गया और 2 इंटू ये कितना हो गया 3.6। और सेम इसके लिए भी कैसे करेंगे, मतलब अब 1/4 आ गया हमारा, अभी 3 कितना हो गया था 6.35, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ये 2 हो गया और ये इतना हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिंपल है, मतलब सिंपली आप इसको निकाल सकते हो। लेकिन जो हमें आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या पूछा जा सकता है, 1 सूत कितने mm होता है। 1 सूत हमारा इक्वल होता है 1.375 mm। ठीक है, क्योंकि अभी समर चल रहा है तो काफ़ी गर्मी है, 40 45 50 तक टेम्परेचर पहुंच रहा है, तो उस टाइम उससे कैसे छुटकारा पाएं सबसे सस्ते तरीके में, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा कि हम मतलब जो हमारा रूफ होता है, क्योंकि गर्मी डायरेक्ट वहीं से नीचे आएगी, तो उसको कैसे ठंडा रखें, उसको क्या मतलब सस्ते प्रोसीजर से आप ठंडा रख सकते हो, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा मतलब करते क्या है। सामने आप देख रहे हो वाइट, मतलब वाइट वॉश सा हुआ है, क्या हुआ है ये हमारा हमने यूज़ किया यहाँ पे एक्सेल कूल कोट। ये मैं वीडियो तब बना नहीं पाया जब प्रोसीजर चल रहा था, तो मैं अभी प्रोसीजर बता देता हूँ आपको कि क्या क्या आपको करना है और कितना इसका खर्चा आएगा, वो सब मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी का जो अच्छा ब्रांड है, इसमें काफ़ी कंपनी के ब्रांड आते हैं जो जिससे आप ये पेंट कर सकते हो, पेंट बोलो क्योंकि कई जगह पे चूना भी यूज़ किया जाता है, तो पेंट करोगे तो उसका ज़्यादा असर रहता है। तो कंपनी है एक्सेल कूल कोट, एक्सेल की कंपनी है, तो इसका जो यूज़ करोगे आप तो उसमें काफ़ी सुधार आता है टेम्परेचर में। तो इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, मतलब कितना रेट आता है, क्या पड़ता है, इसका मैं बता देता हूँ आपको। अगर 1000 से 1100 स्क्वायर फीट का आपका ऊपर मतलब छत है, तो 20 लीटर की बाल्टी आपकी उसमें लगेगी। ठीक है, तो उसमें क्या है, सिंगल कोट और डबल कोट। सिंगल कोट रहोगे तो थोड़ा लेयर डबल, मैं बोलता हूँ कि डबल कोट करोगे तो वो बेस्ट रहता है, उससे ज़्यादा आपको गर्मी से छुटकारा मिलेगा। इसमें 4 डिग्री से 9 डिग्री तक फ़र्क पड़ सकता है, मतलब ये कोड पे भी डिपेंड करता है और एरिया स्टेट के हिसाब से पड़ता है। तो 4 डिग्री से 9 डिग्री तक आपका फ़र्क पड़ जाएगा अगर आपने ये कोड करवाया होगा। और इसका बाल्टी का रेट 6500 से 7000 की बाल्टी आती है, मतलब 1000 स्क्वायर फीट के लिए, कि कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है ये। और ये 1-2 साल निकाल देगा आपका ईजिली से। और इसमें करते क्या है, हम सिंगल कोट मार लेंगे एक, तो 1000 स्क्वायर में 20 लीटर का। और इसको मिक्स करने का प्रोपोर्शन क्या रहता है, जो 20 लीटर की बाल्टी होगी आपकी, उसमें आपको 3 लीटर पानी डाल देना है। ठीक है, 3 लीटर पानी डाल के मिक्स करना है, एक सिंगल कोट मार लेना है, और 3-4 घंटे के बाद दूसरा कोट उसके बाद आप मार सकते हो। तो ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर रहता है और ये काफ़ी असरदार है, क्योंकि हमने काफ़ी बिल्डिंग में प्रोवाइड भी किया है। और ये सबसे सस्ता और चीपेस्ट मतलब तरीका है जिससे आप अपनी छत को ठंडा रख सकते हो, और रूम टेम्परेचर इससे बहुत इफेक्ट करता है। मतलब मैंने जैसे बताया 4 से 9 डिग्री का आपका फ़र्क पड़ गया अगर टेम्परेचर में, तो रूम काफ़ी ठंडा हो जाता है। वो है कि हम गुनिया कैसे करते हैं, या काट खोना बोलो, या राइट एंगल कैसे करते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिक टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंस्ट्रक्शन, किसी भी कंस्ट्रक्शन में जाओगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या टनलिंग वगैरह में, हर जगह ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक वर्क होती है जब तब काट खोना देखा जाता है, जब प्लास्टरिंग होती है तब देखा जाता है, कोई भी काम होगा उसमें काट खोना देखा जाता है। सामने वाला आपने इंस्ट्रूमेंट देखा ही होगा, कैसे हम गुनिया करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि साइड पे कैसे करते हैं हम। देखो गुनिया हो रहा क्या है, किसी भी चीज़ को मतलब राइट एंगल में करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंस्ट्रक्शन लाइन में। अगर वो राइट एंगल में नहीं होगा, एक तो वो देखने में ख़राब दिखेगा, दूसरा उसका वो लोड बेरिंग में भी उसमें डिफरेंट आ सकता है अगर उसको प्रॉपर वे से नहीं किया। इसके लिए मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट इसका दिखाता हूँ कि कैसे हम करते हैं और क्यों ज़रूरी है। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। तो देखो एक ब्रिक वर्क का मैंने लिया, एक रूम है हमारा, जहाँ दुकान ले लो, उसकी दुकान है ये। ठीक है, ये इसका शटर आ गया, तो इसकी दीवारें कैसी सीधी जाएंगी वो कैसे हमें पता चलेगा। जहां देखो क्या होगा, जब एक बार दीवार तो होगी, चलो उसको जो भी लाइन मारी मगारी, जब प्लास्टर करेंगे अगर थोड़ी भी डेविएशन होगी दीवार में, वो हमें पता चल जाएगी। इससे क्या होता है हमारा प्लास्टरिंग का, एक मैं इधर आपको दिखाता हूं। ठीक है,
देखो दीवार अगर बाय चांस थोड़ी ऐसे हो गई है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये सीधी है, तो जब हम काटकोना चेक करेंगे तो इससे हमें कैसे पता चलेगा कि वो दीवार कितना प्लास्टर आएगा कितना नहीं, वो कैसे निकालेंगे? पहले इसको मैं आता हूँ फिर इधर आता हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले काटकोना या गुनिया चेक करने के लिए कोई भी दीवार है, सिंपल टॉपिक है, बेसिक है हमारे 8th 10th का, तो इधर से कोई भी दीवार होगी, इधर 2 मीटर पे आपको निशान लगा देना। ये आ गया हमारा 2 मीटर यहां पे, ठीक है। और इस तरफ दूसरी तरफ हमें लगा देना है 3 मीटर पे। जो भी आपकी वैल्यू है वो कोई डिपेंड नहीं करते, यहाँ 3 मीटर कर सकते हो, यहाँ 2 मीटर कर सकते हो। फिर हमें निकालना होता है राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसका निकालना बेसिक है, ये फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा होगा, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमें ए पता है, अगर मैं इसको ए ले लूं, ए, इसको ले लूं मैं बी, सी हमें निकालना है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं, ए हमें पता है, इसको पहले फार्मूले को बना लेते हैं, सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए आ गया हमारा 2, ठीक है, बी आ गया हमारा 3, ये हो गया। अभी सी निकल जाएगा इजिली यहां से, सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 कितना हो गया 13, और 13 का अंडर रूट करेंगे हम, आ गया सी इक्वल टू 3.60, ये निकल गया हमारा सी, ये आ गया हमारा 3.60। देखो अगर ये करोगे आप, ऐसे करोगे, तो अगर वैल्यू आए 3.60, आपको पता चल गया कि ये राइट एंगल में है दीवार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 3.60 आ गया। अगर आया आपका 3.5, मतलब 10 mm का 3.50, 10 mm का फर्क पड़ रहा है, मतलब 10 mm का फर्क पड़ रहा है। तो हमें इसको दीवार को बड़ा करना है, तो इधर क्या होगा, अगर यहां हमें मिलता है 3.5, इसको बड़ा करना है, तो प्लास्टर की थिकनेस अगर हम 12 mm लेके चल रहे हैं, तो इधर वो हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। तो जहां तो रूम आपको छोटा करना पड़ेगा, यहां क्या होगा, एक तरफ, दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा प्लास्टर कम करना है, और वो आपका काटकोना बराबर हो जाएगा दीवार का। तो यही चीज मेनली हम देखते हैं काटकोना करने के लिए, कि हमारा जो भी दीवार होगी वो राइट एंगल में आए, या जब प्लास्टर करेंगे वो राइट एंगल में आए। तो बेसिक फंडा रहता है, बेसिक जो फार्मूला है हमने 8th 10th में पढ़ा हुआ है, क्या करना है, सी इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये करना है आपको। तो आपका इजिली निकल जाएगा कि आपको किस हिसाब से कहां जाना है, क्या करना है। वैसे इसी दीवार के लिए देखना होगा तो हम यहां से ले लेंगे 3 मीटर, यहां से 4 मीटर, तो उसका सेम अंडर रूट करेंगे, सी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगी आपको उतनी आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो आपको दीवार को, मतलब जो प्लास्टर कर रहे होंगे या दीवार कर रहे होंगे, तो उसको छोटा बड़ा कर देना है, मतलब अंदर का डिस्टेंस मैनेज कर लेना है। दोस्तों सामने आपको देख के आइडिया हो गया होगा कि आज का वीडियो मेरा बीम पे है, कि हम बीम को डिज़ाइन कैसे करते हैं। क्योंकि कमेंट पे मेरे को काफ़ी कमेंट आए इस पे कि सर हमें थोड़ा बीम का सिंपल सा डिज़ाइन बताइए, क्योंकि हमने कोई आर्किटेक्ट हायर नहीं किया, तो हम कैसे बीम दें, उसमें स्टील क्या दें, उसकी मोटाई कितनी रखें, उसकी हाइट कितनी रखें और लंबाई कैसे रखें, सब चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। आपको मैं थंब रूल बताऊँगा, क्योंकि देखो आपने पहले के घर देखे होंगे, पहले इतने तो इंजीनियर वगैरह भी नहीं थे, आर्किटेक्ट वगैरह भी नहीं थे, फिर भी मिस्त्री लोग बीम प्रोवाइड करते थे, उसमें सरिया प्रोवाइड करते थे। तो उनको ये नॉलेज कहाँ से आया, कैसे वो प्रोवाइड करते थे? मन से तो नहीं करेंगे, कुछ देख के ही करेंगे। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि आप घर बैठे ईजिली खुद बीम डिज़ाइन कर लोगे कि हम उसकी मोटाई कितनी रखें, चौड़ाई कितनी रखें और लंबा मैक्सिमम कितना रख दें, सब उसका मैं बताऊंगा अभी थ्योरेटिकल पार्ट में। तो ये एग्जाम्पल उसी बीम के लिए जो अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया, ठीक है, वो था हमारा कुछ इस हिसाब से, मतलब कॉलम था और बीच में उस पर बीम दिया था। एक सिंपली स्पोर्टेड बीम इसको लेके मैं चल रहा हूं, और देखो दोनों से तरीकों से बताऊंगा मैं। IS 456 क्या कहता है, ACI कोड क्या कहता है, कि आपको कैसे डेप्थ देनी है, कैसे विड्थ देनी है, वो मैं आपको सब क्लियर करूंगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा बीम रहता है, जिनको अभी नॉलेज नहीं है, तो एक कॉलम आ गया हमारे, और ये डिस्टेंस आ गया हमारा मैक्सिमम 5 मीटर। 5 मीटर से ज्यादा इसको आपको घर पे नहीं देना है। और जो ये मैं बताऊंगा आपको, मैक्सिमम 3 स्टोरी, इससे ज्यादा नहीं इस पे,
क्योंकि ये थंब रूल पे आधारित है, तो ये बेसिक डिजाइन के लिए है जो हमने घर पे बनाते हैं, मतलब घर की रेजिडेंशियल के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो। 2-3 स्टोरी है, उससे ज्यादा उसमें नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले क्या है, हमने एग्जांपल ले ली, ये लंबा बीम है हमारा 5 मीटर का, उसकी लेंथ आ गई 5 मीटर। हमें निकालनी है डेप्थ और निकालनी है विड्थ, मतलब उसकी ये वाली चीज और ये वाली चीज। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है L/20, L/20। ये फार्मूला है, सिंपल। डेप्थ कहीं भी निकालनी हो, क्या करना है, L/20। तो 5 मीटर जितनी लेंथ हो उसके ऊपर लिख देनी है L, क्या हमारा लेंथ 5 मीटर आ गई, उसको डिवाइड कर देना है 20 से। ये कांस्टेंट वैल्यू जो IS कोड ने दी है। देखो, जो हमारा कैंटिलीवर रहेगा उसमें इसकी कम होती है L/7, और कंटिन्यूस बीम रहेगा उसकी रहती है L/26। ठीक है, ये रहने दो। घर पे जो रहते हैं बेसिकली हमारा सिंपली स्पोर्टेड ही रहता है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और इसमें भी आप सेफ्टी फैक्टर ले सकते हो। इसमें मैंने कोई सेफ्टी फैक्टर नहीं लिया, सिंपल वैल्यू डाल दिया। इसमें आप 16 से भी डिवाइड कर सकते हो उसको। ठीक है, लेकिन IS कोड 20 कहता है आप 20 के साथ जाओ, 16 से करोगे तो सेफ्टी फैक्टर थोड़ा उसमें हो जाएगा। तो इसको करता हूं मैं, L हमारा 5 मीटर है, डिवाइड बाय 20 हमारा हो गया 0.25 मीटर, मतलब सिंपली हो गया 250 mm। ये डेप्थ कितनी आ गई हमारी बीम की, 250 mm। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है, और याद रखना 250 से कभी भी डेप्थ कम नहीं करनी है। अगर आपका लेंथ छोटी भी होती है तो आपको 250 ही लेके चलना है, बड़ी होगी तो फिर आप इस फार्मूले पे जाओ। ये हो गया। विड्थ जो निकालनी है, विड्थ कैसे निकालेंगे, जो डेप्थ हाई होगी हमारी उसको डिवाइड कर देना है 1.5 से। याद रखना, क्या, जो डेप्थ हाई होगी उसको डिवाइड कर देना है 1.5 से। तो कितनी डेप्थ आई, 0.25 डिवाइड बाई 1.5, तो वो आ गया 0.16 मीटर या 160 mm। मतलब हमारा हो गया बीम, अगर ये मैं ये पकड़ूं, उसकी 5 मीटर ऐसे, हाइट उसकी हो गई 250 mm, और उसकी जो विड्थ हो गई, मतलब अगर ऐसे लेके चले हम 250 mm, ये होगी 160 mm। ये आ गया IS कोड जो कहता है। ठीक है, अभी आते हैं हम जो ACI कोड कहता है, वो कहता है लेंथ ऑफ बीम। अगर लेंथ जो है वो फीट में होगी, तो जितनी लेंथ उसकी फीट में होगी उतना ही उसकी डेप्थ होगी किसमें, इंच में। अगर एग्जांपल लो इसी बीम की, तो 5 मीटर था हमारा, इसे फुट में कन्वर्ट किया, हमारा है 16.40, और इस ये हो गई हमारी इसकी लेंथ, और जो इसकी डेप्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, 16.4 इंच। मतलब जितना लंबा बीम होगा जो ACI कोड कहता है, तो मैं ये उसकी हाइट होगी 16 इंच, मतलब 16 इंच पकड़े चलो, 0.4 नहीं लो, 16 इंच। और ये जो लिया है ये सेफ्टी फैक्टर के साथ लिया है इन्होंने, और ये विदाउट सेफ्टी फैक्टर है, तो इसको हम कम कर देंगे, 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा लगभग सेम ही आएगा। लेकिन मैं कहूंगा यही फॉलो करो आप। जो आज का वीडियो होगा वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कॉलम का साइज जानने के लिए सबके मेरे को कमेंट्स आते हैं, और काफी जगह आपको पूछा गया होगा कि हम कॉलम का साइज कितना रखें। तो आज का वीडियो उसी पे है कि हम कॉलम का साइज कैसे निकालते हैं। बेसिक फार्मूला है, कोई भी निकाल सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हो आप भी निकाल सकते हो, अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं भी हो तब भी आप कॉलम का साइज निकाल सकते हो कि हमारा जो कॉलम है, पिलर है, उसका साइज कितना होना चाहिए। जो सामने आप कॉलम देख रहे हो 300 बाय 300 का है, इसी का मैंने जो लोड लेके इसी का फार्मूला लगा के निकाला है कि हम कॉलम का साइज कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं वीडियो। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक दे दिया करो यार। तो स्टार्ट करता हूं मैं, हाउ टू फाइंड द साइज ऑफ द कॉलम। मतलब जो कॉलम है हमारा उसका साइज कैसे निकालते हैं। आपने देखा होगा जो मिस्त्री वगैरह होते हैं घर पे या छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो खुद से ही कॉलम का साइज दे देते हैं। तो वो तो जहां तो थंब रूल के हिसाब से देते हैं या कैलकुलेशन करके। तो इजी कैलकुलेशन आज मैं बताऊंगा आपको। एक एग्जांपल लेते हैं, ये कॉलम रहा हमारा, ठीक है, ये 2 कॉलम, इसका साइज कितना होना चाहिए। और अगर इसमें देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये जो लोड निकालो आप, एक्चुअल लोड, मतलब जैसे मैंने कल भी वीडियो डाली थी, हमने कल निकाला था कि फुटिंग का साइज कैसे निकालते हैं। ये वीडियो आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, काफी अच्छी वीडियो है कि आप फुटिंग का साइज कैसे निकालोगे। आज का हमारा कॉलम का साइज कैसे निकालेंगे। तो देखो एक एग्जांपल ले लूं, ये हमारा सेम बीम आ गया ऊपर, इसके कॉलम के ऊपर, उसके ऊपर स्लैब आ गई या उसके ऊपर नेक्स्ट हो रही है, तो उसका आपने लोड कर लिया कैलकुलेट। तो
हमारा लोड जो मैंने लिया है वो लिया है, एक्चुअल लोड है हमारा 1200 किलो न्यूटन। ठीक है, आपको लोड चाहिए इसके लिए हमेशा याद रखना, जो भी आपका कॉलम डिजाइन होगा, फुटिंग डिजाइन होगा, वो आपके लोड के हिसाब से होगा। डेड लोड और लाइव लोड निकाल लो आप, इजी है, कुछ नहीं है कैलकुलेशन करना। ठीक है, मैंने ले लिया 1200 किलो न्यूटन हमारा लोड है। अब क्या करना है, जो लोड है ना उसमें हमें 10% इंक्रीज कर लेना है फॉर सेफ्टी फैक्टर की हमारा लोड इसमें ज्यादा है। बाई चांस इन फ्यूचर अगर कोई ज्यादा लाइव लोड आ गया उस पर, तो वो उसको भी काउंटर कर लेगा, इसीलिए हमने 10% इसमें बढ़ा दिया। तो 1200 का 10% हो गया हमारा 120, तो दोनों को टोटल किया, हमारा टोटल लोड हो गया 1320 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। इसको अभी रहने दो, ये मैं बताता हूं क्या है। ये हो गया। अभी क्या है, मिनिमम जो आपको ग्रेड यूज करना है कॉलम में, हमेशा M30 के साथ जाना है। ठीक है, M30 ग्रेड आपको कंक्रीट का यूज करना है। और स्टील तो आपको पता है कौन सा यूज किया जा रहा है, FE 500 TMT मोस्टली यूज किया जाता है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, ये यूज करना है आपको। नेक्स्ट अभी फार्मूला, अभी क्या है, ये चीज ध्यान रखना कि जो स्टील का मतलब क्या होता है, IS कोड कहता है आपके कॉलम में स्टील मिनिमम 0.8 से 6% ग्रॉस एरिया होना चाहिए कॉलम का, इतना। तो आपको ये याद रखना है, इतना घुसो मत। जो टेक्निकल है उनको तो ये आइडिया हो गया होगा क्या बात कर रहा हूं, जो नहीं है तो आपको हमेशा 1% रखना ही रखना है। एरिया ऑफ स्टील कितना हो गया, 1% ऑफ ग्रॉस एरिया। ठीक है, टोटल हमारा 100% है, तो अगर 1% ग्रॉस एरिया स्टील का है तो बाकी जो बचेगा 99% वो हो गया हमारा कंक्रीट का। तो ये आ गया एरिया ऑफ स्टील 1%, एरिया ऑफ कंक्रीट आ गया 99% ऑफ ग्रॉस एरिया। ये याद रखना, और इसी को आप लेके चल सकते हो कॉलम में, कोई दिक्कत नहीं है। 1% में ले रहा हूं, काफी है। घर की रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो 1-2 स्टोरी की होती है उसमें। तो अभी आता है मेन फार्मूला हमारा, जिससे हमें निकालना है इसको। ये फार्मूला रहा, PU इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। ये देख के डरना मत कि इतना मैथमेटिकल हो रहा है, सिंपल चीज है। एक बार आप खुद निकालते जाओगे तो आप इजिली निकाल लोगे। अभी आते हैं हम PU पे। PU क्या है हमारा, जैसे मैंने बताया लोड हो गया हमारा PU, ये आ गया लोड। और इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, 1320 इंटू 10⁻3, ये हो गया कन्वर्ट न्यूटन में। अभी 0.4 वैसे ही। FCK क्या होता है हमारा, कंक्रीट की जो ग्रेड कंक्रीट यूज करोगे उसका लिख देना है, 30 आ गया। फिर आ गया हमारा AC कितना था हमारा 99%, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया डिवाइड बाय 100, ये हो गया हमारा 0.99 AG, ये आ गया पूरा AC के जगह। प्लस 0.67 ये आ गया यहां। FY कितना है हमारा स्टील का 500, ये आ गया 500। फिर ASC कितना था हमारा, वो था 1%, तो उसको कन्वर्ट कर लिया 0.01% AG, ये आ गया पूरा यहां पे। सिंपल था, सिंपल फार्मूला हमने पुट कर दिया। अभी क्या करना है, इसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कैसे आपने सॉल्व करना है। 1320 ये ऐसे ही आ गया, इसको मल्टीप्लाई करिए हमने सबको, तो आया 11.88 AG, ये वहां। प्लस इसको मल्टीप्लाई किया सबको, तो ये आया 3.35 AG, ये हो गया। फिर इसको कॉमन ले लिया और ये ऐसे ये हो गया। फिर AG को हम इस साइड ले गए और ये जो वैल्यू थी इसको डिवाइड कर दिया इससे, तो ये हमारा आ गया 86671.04 mm²। ये एरिया हमारा आ गया कॉलम का, निकल गया। अब भी मेन चीज आती है, अगर देखो अभी मैं स्क्वायर कॉलम को निकालू, अगर आपका सर्कुलर कॉलम है या रेक्टेंगल कॉलम है, तो आप वहां ऐसे उसका एरिया का फार्मूला वहां दूसरा लगा सकते हो। लेकिन यहां मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं, इसका मैंने सीधा अंडर रूट किया, तो मेरा आ गया 294.3। तो अगर हम 294.3 इंटू 3 इसको करेंगे तो हमारा सीधा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने इसका अंडर रूट करके ये आया, अप्रॉक्स ले लिया, क्योंकि जो वैल्यू है हमारी अप्रॉक्स ले ली 300 mm। तो हमारा कॉलम का साइज कितना आ गया, 300 mm या 12 इंच हमारा कॉलम का साइज है। देखो कितना सिंपल था, कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं था। ये फार्मूला आपको पकड़ के चलना है, और ग्रेड और ये और लोड, 3 चीजें आपको चाहिए, आप किसी भी कॉलम का साइज निकाल सकते हो। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आएगी जरूर लाइक करना। थैंक यू।